गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डाउन ब्लेंडिंग। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूएस ईरान का जो एमओयू साइन हुआ है उसमें कमिट किया गया है ईरान द्वारा कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेंगे और इसके बदले में उन्हें सैंक्शंस का रिलीफ मिलेगा। $300 बिलियन का डेवलपमेंट फंड मिलेगा। एक की टेक्निकल कमिटमेंट है इसमें कि डाउन ब्लेंडिंग होगी ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल की अंडर UIAEA सुपरविजन। अब डाउन ब्लेंडिंग क्या होता है वो समझने से पहले हम समझते हैं कि ईरान के पास करंटली हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम्स हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को जो है ईरान के पास करंटली जो है हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम्स हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है और उसके पास टेक्निकल कैपेसिटी है कि वो और प्रोड्यूस कर सकता है। यूएस ने स्ट्राइक्स तो की लेकिन इस स्ट्राइक से एलिमिनेट नहीं हुआ ईरान का स्टॉक पाइल। और अब जो एमओयू है वो कह रहा है जो ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसकी डाउन ब्लेंडिंग की जाएगी IAEA की सुपरविजन में। अब पहले तो समझते हैं कि नेचुरल यूरेनियम जो है उसमें U-238 होता है, U-235 होता है। U-235 जो है वो बहुत ही कम होता है शेयर उसका नेचुरल यूरेनियम में, सिर्फ 0.72%। और अगर हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो हमें इस 0.72% की ही जो है शेयर को बढ़ाना पड़ता है क्योंकि सिर्फ ये U-235 ही एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सकता है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एनरिचमेंट मतलब जो इंक्रीज करना इसके कंसंट्रेशन को U-235 के बियॉन्ड दिस 0.72%। ओके, अब जो 90% एनरिच्ड U-235 है उसको जो है वो ज़रूरत होती है हमें न्यूक्लियर वेपन्स ग्रेड जो है वो बनाने के लिए। ईरान जो है वो ऑलरेडी 60% प्योरिटी तक तो आ चुका था, जो कि सिविल न्यूक्लियर जो आपका जो ग्रेड होता है जिसमें 3 से 5% तक आपको चाहिए होता है एनरिच्ड U-235, उससे काफ़ी ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो सिविल न्यूक्लियर जो है वो प्रोग्राम के लिए इतनी एनरिचमेंट कर रहे हैं, है ना। तो डाउन ब्लेंडिंग क्या होती है? डाउन ब्लेंडिंग होती है कि रिवर्स एनरिचमेंट का मतलब जो यूरेनियम है उसको लेस प्योर कैसे बनाया जाए। तो उसमें क्या किया जाता है? एनरिच्ड यूरेनियम को डिप्लीटेड या नेचुरल यूरेनियम से के साथ मिक्स करके उसकी जो कंसंट्रेशन है U-235 की, जो हमने 60% तक जैसे ईरान ने कर लिया, उसको कम करते 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 5% से बिलो ले जाओ। ठीक है, अब डाउन ब्लेंडिंग में जो है ब्रेकआउट टाइम हम इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि दोबारा से अगर उसको ईरान को वेपन बनाना है तो दोबारा से उसे जो है वो एनरिचमेंट को बढ़ा बढ़ा के 60%, फिर 70%, फिर 80%, फिर 90% से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। 2015 का जो JCPO डील थी उसमें ईरान को कहा गया था कि वो आप 3.67% से ज़्यादा एनरिचमेंट नहीं करोगे, जो सिर्फ रिएक्टर के यूज़ के लिए ही है, मतलब आपके न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज़ के लिए ही होगा। ठीक है, तो अब डाउन ब्लेंडिंग का प्रोसेस समझते हैं हम। एनरिच्ड यूरेनियम जो होता है उससे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6 की तरह सॉलिड की तरह रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है। UF6 सिलेंडर्स जो है उनको एक इंडस्ट्रियल ओवन में डाला जाता है, ऑटोक्लेव कहते हैं जिन्हें, उन्हें हीट किया जाता है और फिर उनको गैस में कन्वर्ट कर लिया जाता है सॉलिड को। जो ये गैसेज होती हैं इनको हम किसी भी जो है के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स कर सकते हैं, हम सॉलिड्स को नहीं कर सकते। अब सेकेंड स्टेप होता है कि लेस एनरिच्ड यूरेनियम सोर्स जैसे कि कोई डिप्लीटेड यूरेनियम या स्लाइटली एनरिच्ड यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम, इनकी ब्लेंडिंग की जाती है जो है आपके UF6 के साथ। दोनों गैसेस को पंप किया जाता है एक जंक्शन में जिसको हम ब्लेंडिंग टी कहते हैं। अब क्रिटिकल चैलेंज यहाँ पर ये होता है मास फ्लो कंट्रोल, मतलब रेशियो जो है वो इतनी होनी चाहिए कि टारगेट एनरिचमेंट लेवल, मतलब हम उसे कम करें, जो आपका 60% है उसको कम करते करते हम 4-5% या 3% पर लेकर आएँ। ठीक है, इतनी ज़्यादा ब्लेंडिंग करें। अब जो ये वेरीफाइड मिक्स जो ये गैसेज होती हैं इनको फिर प्रोडक्ट, जब ये ब्लेंडिंग हो जाती है इसको एक प्रोडक्ट सिलेंडर में कूल किया जाता है, सॉलिडिफाई करके बैक हम इसको दोबारा से UF6 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब UF6 भी फाइनल फॉर्म नहीं है, UF6 को रिकन्वर्जन प्लांट में भेजा जाता है, स्टीम और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के इसके जो है फ्लोरीन एटम्स को ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि यूरेनियम जो है UF6 जो है वो यूरेनियम डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, जो कि एक डार्क पाउडर है। अब क्यों हम यूरेनियम डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इसको? बिकॉज जो UO2 है उसको डायरेक्टली एनरिच नहीं कर सकते, उसको पहले दोबारा से आपको UF6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए फिर से कन्वर्जन प्लांट में जाना पड़ेगा। और अगर आप उसके इनरिचमेंट करने लगोगे उस पाउडर की, तो उसकी जो एमिशंस होंगी वो आराम से सैटेलाइट्स या ग्राउंड इंस्पेक्शन जो है वो डिटेक्ट कर सकती हैं, तो उससे पता लग जाएगा कि ईरान फिर से एनरिचमेंट कर रहा है।
ठीक है। IAEA इनके जो इंस्पेक्टर्स हैं वो फिजिकल सैंपल भी लेके जाते हैं U2 पाउडर का कि हाँ जो है ईरान ने UF6 को UO2 में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब डाउन ब्लेंडिंग जो है वो इनफ क्यों नहीं है? डाउन ब्लेंडिंग जो है वो ईरान के करंट स्टॉक पाइल को रिड्यूस तो कर देगी, लेकिन कुछ और भी चैलेंजेस हैं। कैसे चैलेंजेस हैं? जैसे ईरान ने IAEA से ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया उसके मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल से 2018 में ही। लेट 2025 में IAEA ने डिक्लेयर किया कि उसके पास कोई नॉलेज नहीं है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की। ईरान के पास टेक्निकल नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, सेंट्रीफ्यूजेस भी एग्जिस्ट करते हैं कि वो री इनरिच कर सकता है यूरेनियम को फ्यूचर में। अब MOU के अंदर कोई भी एनरिच्ड यूरेनियम को थर्ड पार्टी में ट्रांसफर करने का जो है प्रोविजन नहीं है, वो ईरान के पास ही रहेगा, ईरान की सुपरविजन में ही रहेगा। अब अगर ईरान कल को MOU से विड्रॉ कर लेता है तो री एनरिचमेंट जो है वो दोबारा से पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शी बॉक्स पोर्टल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शी बॉक्स पोर्टल ने स्ट्रेंथन किया है विमेन की सेफ्टी फ्रेमवर्क को अंडर मिशन शक्ति इनिशिएटिव। अब शी बॉक्स पोर्टल जो है वो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है रजिस्टर और मॉनिटर करने का कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट फॉर ऑफ विमेन इन वर्क प्लेस। इसको मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2024 में लॉन्च किया था। इसको जो है डेवलप किया जा रहा है, डेवलप किया गया है ऑपरेशनलाइज करने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के जो प्रोविजंस हैं एक्ट के प्रोविजंस को। अब ये एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है, जो भी इंटरनल कमेटीज़ या लोकल कमेटीज़ की रिपोर्ट्स होती हैं उसमें या इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर जो है वो अवेलेबल होती हैं। ये अश्योर्ड रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स भी दिखाता है। सिंगल विंडो एक्सेस देता है विमेन को कि सभी ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में वो अपनी कंप्लेंट जो है वो जनरेट कर सकें। यहाँ पर एक सिक्योर, कॉन्फिडेंशियल और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस देता है। ये पोर्टल जो है 22 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं निक्सी या नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। निक्सी जो है वो भी 23rd फाउंडेशन डे अपना उन्होंने सेलिब्रेट किया है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर बनाई गई थी, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। तो ये इंटरनेट पेनिट्रेशन को कंट्री में प्रमोट करना चाहती है, एक्सचेंज करना फैसिलिटेट करना चाहती है एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रैफिक। ये इंटरनेट एक्सचेंज सर्विसेज डेलीगेटिंग IP एड्रेसेस इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स के थ्रू जो है ये फैसिलिटेट करती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ICAR की हैदराबाद की एक लैब है, उन्होंने स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो कि एक इनोवेटिव बायोपॉलीमर है, बायोपॉलीमर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें बायोडिग्रेडेबल बायोपॉलीमर्स का यूज़ करके मल्टी फंक्शनल प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड सीड्स बनाई जाती है। अब ये कोटिंग एक्ट करती है एज अ डिलीवरी प्लेटफॉर्म फॉर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो इन्वायरमेंट जो है वो एक इसका क्रिएट किया जाता है, एक फेवरेबल माइक्रो इन्वायरमेंट जो प्रमोट करता है फास्टर जर्मिनेशन, स्ट्रॉन्गर सीडलिंग ग्रोथ, बेटर रूट डेवलपमेंट एंड एनहांस्ड टॉलरेंस टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, ये पर्टिकुलरली रेलिवेंट है जो आपके रेन फेड एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो NHPC ने एक MOA साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के साथ इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ये 3000+ मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो द्री और तालो रिवर्स, जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग रिवर की, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में बनाया जाएगा। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है ये। इसको प्रपोज किया गया है डेवलप करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रन ऑफ द रिवर स्कीम्स पर। और इसमें जो होगा कि कंस्ट्रक्शन होगी कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम्स की ड्री रिवर और तालो रिवर पर। प्रोजेक्ट एरिया जो है डोमिनेटेड होगा बाय इंडिजिनस पॉपुलेशंस बिलोंगिंग टू इदू-मिशमी ट्राइब्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्ट्रेट ऑफ मैसीना। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर ने बायलैटरल कोऑपरेशन एम्फेसाइज किया है। एम्बिशियस प्लान में एक बिल्ड किया जाएगा ब्रिज अक्रॉस इटलीज स्ट्रेट ऑफ मैसीना। तो स्ट्रेट ऑफ मैसीना एक नैरो वाटर बॉडी है मेडिटेरेनियन सी में, सदर्न इटली में। ये एक एग्जाम्पल है स्ट्रेट का जो एक कंट्री के थ्रू निकलता है और ये सेपरेट करता है मेनलैंड इटली को और सिसिली को। ठीक है, तो ये आइलैंड ये आइलैंड है, जो ये स्ट्रेट है, इसका नाम मैसीना के ऊपर रखा गया, जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न टिप ऑफ सिसिली में लोकेटेड सिटी है। तो अब टिरेनियन सी जो है नॉर्थ में उसको और आयोनियन सी जो है साउथ में उसको ये कनेक्ट करता है। जो वाटर्स हैं स्ट्रेट के वो बहुत जाने जाते हैं स्ट्रॉन्ग करंट्स, वर्लपूल्स और टाइडल फ्लोज के लिए। एक माइग्रेटरी राउट भी है ये, जो फिश या बाकी स्पीशीज़ यूज़ करती हैं एक्सेस करने के लिए मेडिटेरेनियन सी।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। टॉपिक एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च किया है। तो ये अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है ताकि प्रमोट हो सके प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इसको डिज़ाइन किया गया है फैसिलिटेट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ अ मार्केट इन इंडिया और इंश्योर करेगा हाइड्रोजन जो कि प्रोड्यूस हो रही है इंडिया में वो जेन्युइनली ग्रीन है और कंट्रीब्यूट कर रही है कार्बन एमिशंस की रिडक्शन में। अब कैसे इसको स्टैंडर्ड हम देखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन है वो भी या नहीं। हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन तभी मानी जाती है जब उसके जो नॉन बायोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो 2 kg ऑफ CO2 एक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन से ज़्यादा ना हो फॉर एटलीस्ट एवरेज ऑफ ओवर 12 मंथ्स। ठीक है, ये सर्टिफिकेशन स्कीम जो है वो हेल्प करेगी प्रोड्यूसर्स को कि वो कार्बन क्रेडिट्स भी जो है CCTS स्कीम के अंडर एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी जो है वो पार्टिसिपेट करने लगी है मल्टीलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में। ये एक एनुअल मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस होस्ट करती हैं और ये को स्पॉन्सर्ड होती हैं बाय US पैसिफिक कमांड। ठीक है, एक्सरसाइज सबसे पहले स्टार्ट हुई थी एज अ बायलैटरल इवेंट बिटवीन US और मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस 2003 में और उसके बाद 2006 के बाद से ये एक्सरसाइज ग्रेजुएट हुई टू अ मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज। जो लास्ट एडिशन था वो मंगोलिया में ही 2025 में कंडक्ट हुआ है और ये 23rd एक्सरसाइज होगी जो 2026 वाली है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is down blending. This topic is important for your science and tech section. So the recently signed Iran-US MOU has committed that Iran will never develop a nuclear weapon in exchange for sanctions relief and $300 billion development fund. A key technical commitment in the MOU is the down blending of Iran's highly enriched uranium stockpile under IAEA supervision. So Iran currently possesses hundreds of kilograms of highly enriched uranium and retains the technical capacity to produce more. US may have striked Iran's enrichment infrastructure, but it has not eliminated its stockpile. So both sides have agreed in the MOU that Iran will go for down blending, which will be done on the site under IAEA supervision. So let's understand some basics first. So you know that natural uranium consists of U-238 and U-235. U-235 is having very less share of natural uranium. Just 0.72% of U-235 is present in natural uranium. So why is it important? So 235-1 is important because only it can sustain a nuclear chain reaction. So therefore enrichment means that this is the process of increasing the concentration of U-235 beyond the natural 0.72%. Okay. 90% of enriched U-235 is required to produce nuclear weapons grade. As in comparison to that, 3 to 5% of enriched U-235 is used as nuclear reactor fuel to produce electricity. Okay, so 20% enriched U-235 is used by research reactors. So Iran had enriched uranium to 60% purity, which means that it was not meant for civil nuclear reactors. It was well above reactor grade. Okay. So what is down blending now? So down blending is now this reverse of enrichment. It is the process of making uranium less pure. Basically, this is mixing the enriched uranium with depleted or natural uranium so as to reduce the concentration of U-235 to below 5%. So down blending will also increase the breakout time by which Iran would be able to make a nuclear weapon. So 2015 Iran deal, जो JCPOA, allowed Iran to enrich uranium up to only 3.67%, which was sufficient for reactor use, insufficient for weapons. So enriched, so let's understand the down blending process step by step. So enriched uranium is stored as uranium hexafluoride, UF6, which is a solid at room temperature. But because solids are difficult to mix with other gases, UF6 cylinders are placed in industrial oven and they are heated. Then these gases are why it is heated, because gases are easier to mix uniformly than solids. So then what happens is that once it is created into a gas, a second less enriched uranium source is prepared, which can be natural uranium, depleted uranium, or slightly enriched uranium. And then the blending of both UF6 and this natural or depleted or slightly enriched uranium is done. Okay. And it is important because both gases are pumped into a blending tea, and the challenge here is to
ensure that the ratio of two gases must be precise so as to achieve the target enrichment level. In this case, down blending of the enrichment level. Okay, from 60% to let's say 10% or 5% or 2%. Okay. So this verified mix is cooled into a product cylinder, then later on it is solidified back into UF6. And now UF6 is not the final form. It is also just a feedstock for uranium enrichment. UF6 is sent to reconversion plant where then it is made to react with steam and hydrogen. And this reaction replaces the fluorine atoms in UF6 with oxygen, and therefore it produces uranium dioxide, which is a dark powder. Okay, and UO2 cannot be directly enriched. It must first be converted back to UF6. Therefore it requires a conversion plant. And if Iran starts conversion again of UO2 into UF6, then these emissions will be detectable by satellites and ground inspections. So therefore IAEA inspectors will collect a physical sample that yes, Iran has converted UF6 into UO2 powder. Now it is basically down blending has been done. But down blending also is not enough, because it will down blending may reduce Iran's current stockpile. But Iran has already withdrawn from IAEA monitoring protocols since 2018, and in 2025 also IAEA declared that there is loss of continuity of knowledge on Iran's nuclear program. Iran still retains the technical knowledge and centrifuges to re-enrich uranium in the future. The MOU does not require transfer of enriched uranium to a third country as well, and it will stay in Iran under supervision. And tomorrow or later on, if Iran withdraws from the MOU, re-enrichment would become possible again. Okay. So the next topic is She-Box portal. This topic is important for the governance section. So She-Box portal has strengthened women's safety framework under the Mission Shakti initiative. So She-Box is a centralized platform for registering and monitoring complaints of sexual harassment of women at workplace. It was launched by Ministry of Women and Child Development in 2024. It has been developed to operationalize the provisions of Sexual Harassment of Women at Workplace Act of 2013. It serves as a centralized repository of information related to internal committees and local committees. It provides assured redressal of complaints. It also provides single window access for women across all organized, unorganized, and public and private sectors. So it provides a secure, confidential, and user-friendly interface, and it is available in 22 languages. So the next topic is National Internet Exchange of India. This topic is important for our governance section. So NIXI is celebrating its 23rd Foundation Day on June 19th. It's a non-for-profit organization set up under the aegis of Ministry of Electronics. It was established under the Companies Act of 2013. It is meant to promote internet penetration in the country as well as across the globe. Its primary purpose is to facilitate exchange of domestic internet traffic between the peering ISP, content players, and any other organization with their own AS number. So it facilitates internet exchange services, delegating IP addresses through the IRINN. Okay. So the next topic is Smart Seed technology. This topic is important for your environment section. So ICAR's lab of Hyderabad has developed Smart Seed coating technology. So Smart Seed coating is an innovative biopolymer-based technology. It uses biodegradable biopolymers to form a multifunctional protective layer around seeds. This coating acts as a delivery platform for beneficial microorganisms. So it creates a favorable micro environment which promotes faster germination, stronger seedling growth, better root development, and enhanced tolerance to both biotic and abiotic stresses. This technology is particularly relevant for rain-fed agriculture. Okay. So the next topic is Italian hydroelectric project. This topic is important for economy section. NHPC has signed a MOA with government of Arunachal Pradesh for the development of Italian hydroelectric project. So this is a 3000 megawatt plus hydro power project planned on the Dri and Talo rivers, which are tributaries of Dibang river in Arunachal Pradesh Dibang Valley. It is one of the largest hydropower projects. It is a combination of two run-of-the-river schemes involving the construction of concrete gravity dams on the Dri river and Talo river. So the project area is dominated by indigenous populations belonging to Idu Mishmi tribes. So the next topic is Strait of Messina. This topic is important for international relations. Japan's Prime Minister has emphasized bilateral cooperation in the ambitious plan to build a bridge across Italy's Strait of Messina recently. So Strait of Messina is a narrow water body in the Mediterranean Sea in the southern Italy.
It is an example of a strait which runs through a country. It separates mainland Italy from the island of Sicily. It is named after the city of Messina, which is located in Sicily. It connects Tyrrhenian Sea in the north and Ionian Sea in the south. The waters of the strait are known for strong currents, whirlpools, and tidal flows. It is a migratory route also used by fish and other species to access the Mediterranean Sea. Okay. So the next topic is Green Hydrogen Certification Scheme. This topic is important for your environment section. So Union Ministry for New and Renewable Energy has launched the Green Hydrogen Certification Portal of India, which has been launched under the National Green Hydrogen Mission. The aim is to promote the production and use of green hydrogen. It is designed to facilitate the development of a market in India, ensuring that hydrogen produced is genuinely green and contributes to reducing carbon emissions. So hydrogen can be officially recognized as green only if its non-biogenic greenhouse gas emissions do not exceed 2 kilograms of CO2 equivalent of hydrogen averaged over 12 months. And this certification scheme will also enable producers to access carbon credits under the CCTS scheme. So the next topic is Exercise Khan Quest 2026. This topic is important for your security section. So Indian Army is going to participate in the multilateral joint military exercise called Exercise Khan Quest. It is an annual multinational joint military exercise hosted by the Mongolian Armed Forces and co-sponsored by the US Pacific Command. This exercise started as a bilateral event between US and Mongolia in 2003, but from 2006, this exercise became a multinational peacekeeping exercise. The last edition happened in Mongolia in 2025, and this is the 23rd one, which will happen in Ulaanbaatar, which is the capital of Mongolia. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.